कहते हैं बैटर्स जो है ना वो मुकाबले जिताते हैं, बॉलर्स जो हैं वो टूर्नामेंट जिताते हैं। तो फिर आज ना इस पूरे टूर्नामेंट के हम पिक करने वाले हैं 5 सबसे बेहतरीन स्पेल्स। आई मीन ऑलमोस्ट वो स्पेल ही तो था, हाथ में वॉन्ड नहीं थी पर वो सफ़ेद रंग की कुकुबुरा की बॉल थी। कमाल का शॉट, लाजवाब, अद्भुत, और ये चौका। खेल जगत की पूरी कहानी ओनली ऑन #आकाशवाणी। 2M प्रेजेंस #आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। एक्चुअली सिर्फ हम स्पेल्स की बात नहीं करेंगे आज, स्पेल बाउंड तो हम हुए हैं जब गेंदबाजी अच्छी हुई है। हालांकि ये वो टूर्नामेंट है जिसमें बैटर्स का दबदबा रहा है विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट यार। हर बंदा, मतलब हर बंदा तो नहीं पर हर मैच में 100 बने हैं, और इस टूर्नामेंट से ज़्यादा, इस एडिशन से ज़्यादा 100 पिछले किसी भी एडिशन में नहीं बने हैं। तो हो गई बात, 400 रन भी बने, 350 रन तो पहले बैटिंग करते हुए आई मीन ऐसा लग रहा था टाइम पास के लिए टीमें बना रही हैं। सो दिस वाज प्राइमरीली अ बैटर्स टूर्नामेंट। लेकिन बॉलर्स ने कहा आप कुछ भी कर लो, कितने भी तू कर ले सितम, पर हम नहीं है किसी से कम, वील फिगर इट आउट। तो बॉलिंग स्पेल्स थे जिनके ऊपर आपको थोड़ा गौर फरमाना चाहिए। और साथ में आपको बताऊंगा, एक बार ना अंडर आर्म बॉलिंग अलाउड थी, अब नहीं है। तो क्या हुआ था, क्या है नया नियम, तो क्रिकेट का कायदा जान लो, होगा फ़ायदा लेटर। बट लेट्स स्टार्ट इन द रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब 5 पे जो स्पेल मैंने रखा है उससे चलते हैं ऊपर की तरफ। तो एट नंबर 5 आई गॉट शाहीन आफरीदी। ये बैंगलोर का मैदान था, हाँ, सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम थी और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को खूब धोया था। दोनों ओपनर्स थे, वो आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे, पिटाई करते ही जा रहे थे, करते ही जा रहे थे, करते ही जा रहे थे, मतलब अलग ही चल रहा था। बहुत रन बने, बहुत सारे रन्स बने, पर शाहीन शाह आफरीदी ने 5 विकेट लिए थे इस मुकाबले में। और सिर्फ 5 विकेट नहीं लिए थे, जब सब 80-90 रन पे खा रहे थे इन्होंने 55-56 मतलब 6 रन प्रति ओवर नहीं दिए थे इन्होंने। ही वॉज इकोनॉमिकल विकेट टेकर अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले। क्योंकि वो होता ना कि जब विकेटें गिर रही हैं तो बहती गंगा में सब हाथ धो लेते हैं, पर अगर आप इफ़ यू आर एबल टू स्विम अगेंस्ट द टाइड तो फिर आपको कहा जाता है भाई आप में दम है, आपके अंदर काबिलियत है। और शाहीन शाह आफरीदी की काबिलियत में कोई डाउट नहीं है। हालांकि बहुत महंगे कई मुकाबलों में रहे ज़रूर, पर ओवरऑल नंबर्स दैट वन स्पेल मेरा ये मानना है एट नंबर 5 तो हमको रखना ही चाहिए ये वाला स्पेल फ्रॉम शाहीन शाह आफरीदी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। एट नंबर 4, अब एट नंबर 4 मैं सोच रहा हूँ कि किसके स्पेल को रखा जाए। हालांकि स्पेल बड़े अच्छे रहे हैं एंड मैं जसप्रीत बुमराह की तरफ जा रहा हूँ। जसप्रीत बुमराह के वैसे बहुत सारे स्पेल्स थे जो बहुत अच्छे स्पेल्स थे, पर जसप्रीत बुमराह का एक स्पेल था जिसमें उन्होंने सिर्फ 2 विकेट लिए थे, सिर्फ 2 विकेट, ज़्यादा नहीं थे। पर वो जो 2 विकेट्स थे और जिस तरीके से गेंदबाजी की थी और जिस तरीके से अपनी टीम को अलाउ किया उन्होंने कि यार तू भी डाल ले, मैं संभाल रहा हूँ, मैं तो रन देता ही नहीं हूँ। वो जो स्पेल था वो आया था पाकिस्तान के सामने। पहले उन्होंने 49 पे वेल सेट मोहम्मद रिजवान के डंडे पे बॉल मारी, बॉल आती है अंदर पड़ के ठप करके डंडे पे लगती है। उसके बाद शादाब खान के भी उन्होंने डंडे पे बॉल मारी। आई मीन ही वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। 4 विकेट उन्होंने वैसे अफगानिस्तान के खिलाफ भी लिए थे, पर आई वोंट गो देयर। हालांकि ही वॉज द पिक ऑफ द बॉलर्स पूरे मैच में। आई एम पिकिंग दिस स्पेल क्योंकि स्पेल बड़ा अच्छा था यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगा स्पेल जिसके अंदर आपने आके ना मैच के मोमेंटम को बदला और शुरुआत में खामोश रखा जब दूसरे एंड से सिराज की पिटाई हो रही थी, बुमराह को कोई नहीं मार पा रहा था, और उसके बाद फिर मिडल ओवर्स में आए एंड ही जस्ट क्लोज द गेम। अमूमन क्लोज जो होते हैं मैचेस वो अंत में जाके होते हैं, और बुमराह को वो स्पेल क्लोज कर दिया था। मिडल ऑफ द इनिंग्स गेम वॉज डन एंड डस्टेड। सो बुमराह at 4. At number 3 I've got एडम जैम्पा। जैम्पा साहब ने वैसे काम बड़ा अच्छा किया है, गेंदबाजी बहुत अच्छी की है। सेमीफाइनल में उनकी पिटाई खासी हो गई, मतलब धागा खोल दिया गया था क्योंकि वो डेविड मिलर की ब्रिलियंस थी। पर शुरुआत अच्छी ना होने के बावजूद जैम्पा का टूर्नामेंट अच्छा शुरू नहीं हुआ था, पर उसके बाद जिस तरीके से ही मेड अ कमबैक, और वही जो पाकिस्तान वाला मैच था ना, ही टुक 4। ऐसे उनके वैसे कई 4 विकेट वाले हॉल्स हैं, पर वो वाला स्पेल मुझे अच्छा लगा। और एक बार फिर उन्होंने बताया कि यार मेरे पास बड़ी एक्यूरेट डालने की काबिलियत है, बहुत सटल स्पीड में वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा उस तरीके से अगर आप देखें ना कि यार ये मिस्ट्री नहीं है लेग स्पिन की। ही इज़ नॉट राशिद खान। एडम जैम्पा हैं, और एक्यूरेसी एंड सटल वेरिएशंस, उसके चलते एडम जैम्पा जो है काम अपना करके जाते हैं। तो इस स्पेल को मैंने रखा है नंबर 3 पर। तो अब कौन कौन हो गए हमारे? हो गए शाहीन आफरीदी, जसप्रीत बुमराह। एट 3 वी हैव गॉट एडम जैम्पा। एट नंबर 2, अब मुझे ना कोई बायस मत बोलना,
प्लीज़ कोई बायस नहीं बोलेगा मुझे, पर एट नंबर 2 मैंने रखा है रविंद्र जाडेजा का नाम। जड्डू के भी कई स्पेल थे बाय द वे, जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने 3 विकेट चटकाई थी वो शुरुआती मैच में, फर्स्ट वन रिमेंबर, उसके बाद फिर उन्होंने विकेटें चटकाई, लेकिन 5 विकेट हॉल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ईडन गार्डन्स के मैदान पे, भाई पता ही नहीं चलने दी बॉलें यार, जाके डंडे पे मार रहे हैं, पैड पे मार रहे हैं, और उनको कोई खेल ही नहीं पा रहा था। इनफैक्ट उस दिन मेरा तो ये मानना था कि जड्डू को होना चाहिए था प्लेयर ऑफ द मैच, उनको दिया नहीं गया, सॉरी जड्डू, पर हम इस बारे में कोई कोताही नहीं करेंगे। आपके स्पेल को हमने सर आंखों पे रखा है और सर रविंद्र जाडेजा का जादू एक बार फिर सर चढ़ के बोलता है, और हमारी इस सूची में उनका जो स्पेल है वो दूसरे स्थान पे मैंने रखा है। वेल डन जड्डू, वेल डन। नंबर 1 पर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बोल भी नहीं सकता क्योंकि मैं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चला था, तो ये है 2M झटका स्पेल ऑफ द टूर्नामेंट। नो प्राइज फॉर गेसिंग, नहीं इसे आपको कोई प्राइज़ नहीं मिलेगा। मुझे मिला है, मेरे पास ये भूत चिप्स का अच्छा सा पैक है, इसके नीचे लिखा है नागिन हॉट सॉस एंड इट इज़ स्मोकिंग हॉट, एंड सो वाज मोहम्मद शमी सेमीफाइनल मुकाबला। मोहम्मद शमी 7 विकेट चटकाते हैं, 7 विकेट्स, द बेस्ट ODI बोलिंग स्पेल बाय एन इंडियन बॉलर ने आज तक इससे अच्छा स्पेल नहीं डाला है। 6 विकेट चटकाई ज़रूर थी, एक बार नेहरा ने भी चटकाई, एक बार स्टुअर्ट बिनी ने भी चटकाई, तो लगता था कि हाँ, पर ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल यार, सेमीफाइनल एक ऐसा मुकाबला जिसमें रन चेज होने वाले थे ऐसा लगा था। दोनों ओपनर्स को आउट भी इन्होंने ही किया, एंड बीच में आके ब्रेक थ्रू भी इन्होंने ही दिलाया और अंत भी इन्होंने किया। आई मीन मोहम्मद शामी वॉज एवरीवेयर फ्रॉम द स्टार्ट टिल दी एंड। मोहम्मद शामी इनफैक्ट उसके बाद तो पाजी ने भी किया था शामी फाइनल, इट वॉज नॉट अ सेमीफाइनल, इट वॉज शामी फाइनल। सेंसेशनल शामी का जो स्पेल है मेरे विचार में 2M झटका स्पेल ऑफ द टूर्नामेंट रहा है मेरे विचार में। इट वॉज द बेस्ट। अब इससे आगे क्या कोई पहुंच पाएगा, ये रियली डोंट नो, पर आपको कौन सा स्पेल इनमें से सबसे अच्छा लगा बताना ज़रूर। मैंने कौन कौन से स्पेल मिस कर दिए वो भी बताना, क्योंकि इट वॉज इम्पॉसिबल नॉट टू मिस, क्योंकि इतने सारे जब अच्छे स्पेल होते तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप सभी स्पेल्स को कवर कर पाएँ। थोड़ा सा इंडियन बायस इसलिए भी है क्योंकि इंडियन टीम से बेहतर कोई टीम खेली ही नहीं है, तो वो मैंने यहाँ पे 3 स्पेल डाल दिए 5 में से, पर इट वॉज इंटरेस्टिंग, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। आप ज़रूर बताना। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेग चैपल साहब ने पहले ट्रेवर चैपल साहब होगा, अरे डाल दो अंडर आर्म, क्या फ़र्क पड़ता है। द वर्ल्ड वॉज अप इन आर्म्स, कह रहे बदलना पड़ेगा, कुछ तो बदलाव चाहिए। फिर नियम को बदला गया। अब नियम क्या है, मतलब अंडर आर्म तो बंद हो गई, पर ओवर आर्म, कितनी ओवर आर्म, कहाँ से, शोल्डर के ऊपर, शोल्डर के नीचे, व्हाट्स द लीगल थिंग। क्रिकेट का कायदा सीख लो, होगा फायदा। क्रिकेट का कायदा सीख लो, होगा फायदा। अंडर आर्म बोलिंग कब और कैसे बैन हुई और नया कायदा क्या कहता है, इसके लिए थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। 1 फरवरी 1981 फाइनल मुकाबला था बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड सीरीज कप का MCG के मैदान पर, चिर परिचित प्रतिद्वंदियों के बीच में। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, सामने न्यूजीलैंड, ट्रांस टैस्मन राइवलरी एट इट वेरी बेस्ट। आखिरी ओवर, ग्रेग चैपल कप्तान, उनके भाई ट्रेवर चैपल कर रहे हैं गेंदबाजी। आखिरी गेंद पर 6 रन चाहिए थे इस मुकाबले को टाई करने के लिए। ग्रेग भाग कर जाते हैं ट्रेवर के पास, कान में कुछ कहते हैं, ट्रेवर उनकी बात मानते हैं, जाके अंडर आर्म गेंद डालते हैं। मैकेनी बैटिंग कर रहे थे, निराश, हताश, थोड़ा सा पैर पटकते हुए, बैट मारते हुए बाहर चले जाते हैं, पर ग्रेग चैपल ने नियमों का पूरा लाभ उठाया था। नियमों के अंतर्गत उस समय अंडर आर्म बॉलिंग अलाउड थी, लेकिन उस इंसिडेंट ने यह इंश्योर किया कि दोबारा ऐसा नहीं हो पाएगा। अब नया नियम क्या है? नियम नंबर 21.3 ये 2 चीजों के ऊपर फोकस करता है। एक है कि क्या बॉल भट्टा गेंदबाजी की गई है, यानी कि क्या थ्रो किया गया है, क्या एल्बो ज्यादा बेंड हुई है, या फिर वो अंडर आर्म गेंदबाजी की गई है। 21.3.1 थोड़ा सा फोकस पहले वाले पक्ष पर करता है कि कहीं थ्रो तो नहीं हुआ है, और उस पर भी कई बार वो एंगल्स को लेकर, डिग्रीज को लेकर चर्चा रही। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाते हैं और 21.3.2 की तरफ चलते हैं, फिर वो उस इंसिडेंट की तरफ इशारा करता है, गेंद कहाँ से डिलीवर हुई है। अब का नियम ये कहता है कि जब आप गेंद डाल रहे हैं, आपकी बाजू आपके शोल्डर हाइट से नीचे नहीं हो सकती है। यह हमने बहुत गेंदबाजों को करते देखा और उसके बाद उस पर चर्चा भी होते देखी, चाहे वो लसित मलिंगा हो, मथीश पथिराना हो या फिर केदार जाधव हो। लेकिन सच ये है कि अगर आप अपनी नी को बैंड कर लें, आपकी अगर हाइट उस समय नीचे हो जाए, तो फिर आप राउंड आर्म से गेंदबाजी तो कर सकते हैं, पर एट एनी स्टेज आपका हाथ आपके शोल्डर की हाइट से नीचे नहीं जा सकता है। अगर ऐसा एहसास होता है अंपायर को, तो आपको एक बार वो चेतावनी देते हैं और दूसरी बार आपके हाथ से गेंद को छीन लेते हैं। तो थोड़ा सा हाथ उठाकर
भाई कहते हैं ना कि रेज योर हैंड एंड गेट योर सेल्फ काउंटेड, थोड़ा सा ये सीरियस है व्हेन वी कंसिडर इट विद रिगार्ड्स टू द बुलिंग एक्शन। कायदा समझो, फायदे में रहो। चलिए अब आप की समझ में आ गया कि कायदा क्या है। तो वो बार बार ना इरफान पठान को मैंने बहुत बार कहते सुना है ये, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। तो उनसे मैंने ये लाइन चुरा ली है इस समय, और मैं कह रहा हूँ कायदा सीख लो, होगा फ़ायदा। आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है। आज दिन में सुबह भी हमारा एक शो आया था जिसमें हमने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की बात की है यार। मतलब इट वॉज अ नेल बाइटिंग एनकाउंटर। उसकी बात जानने के लिए सुबह की आकाशवाणी देखो, पीयूष चावला जी वहाँ पे मौजूद हैं, वो भी देखो। और अभी के लिए आज इतना ही है मेरे पास। कल फिर मिलेंगे, एक नहीं 2 एपिसोड्स के साथ।